आज हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। हमारा जो गोल होने वाला है वो होने वाला है कि हम आज छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तैयार करें। बेटे कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, ये सिर्फ सब कुछ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। मैं ऐसा टीचर हूं जो आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप शुरू में नोट्स बनाने शुरू कर दो, नहीं। नॉर्मली जब हम एंटिटी बोलते हैं तो ये किसी भी बिजनेस को दर्शाता है। पूंजी निवेश की है बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करते समय, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ पेस कॉमर्स फ्री बैच के अंदर, जिसमें हम आपको वन शॉट सीरीज के थ्रू सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे खास तौर पर हम लोगों पर निर्भर रहते हैं अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए और अपनी रिवीजन करने के लिए। तो यार ये आप सभी के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि आप पेस कॉमर्स बैच को एनरोल कर सकते हो। ये आपके पास एक QR कोड है, पूरा साल इसी में आपका सारा सेशन चलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस स्कैन कोड के थ्रू हमारे बैच को सब्सक्राइब करना है और फिर आप वहां पर हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स, सारे नोट्स, सारा कंटेंट आपको वहां पर अवेलेबल होगा। आप वहां से रिव्यू कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो आज सर आप हमारे को क्या करवाने वाले हो? बेटा आज हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट यहां पर शुरू करने वाले हैं। जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं और जो बच्चे मेरे से नहीं भी पढ़े हुए, दोनों ही बच्चों को मैं ये बता रहा हूं कि यार हम यहां से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। यानी कि जो आपका अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है, जिसको आप प्यार से अकाउंटिंग सब्जेक्ट, अकाउंट्स का सब्जेक्ट बोल देते हो, इस सब्जेक्ट को आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो गोल होने वाला है वो होने वाला है कि हम आज छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को तैयार करें, उन कॉन्सेप्ट्स को सीखें जिनको अगर हम सीख जाएंगे ना तो ये जो सब्जेक्ट है ना ये बहुत इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। अब एक और चीज बताता हूं, अगर आप बच्चे ये सोच रहे हो सर इसका चैप्टर का नंबर बता दो, चैप्टर नेम बता दो, तो बेटा ऐसा कोई चैप्टर है नहीं। ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है। मतलब आप कोई भी किताब से पढ़ रहे हो, NCERT हो, कोई भी ऑथर की किताब हो, हमारी किताब हो, तो उसके अंदर कोई ये एज सच कोई एक चैप्टर नहीं है। बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको उसकी छोटी छोटी बारीकियों को समझना पड़ता है, कुछ शब्दों को समझना पड़ता है, कुछ आइटम्स, कुछ चीजों को समझना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना पड़ता है, तभी आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट समझ पाओगे और धीरे धीरे आप इसके ऊपर अपनी पकड़ बना पाओगे। तो यार यही काम करने के लिए आज इस सेशन को मैं लेकर आया हूं आपके साथ। मजा आए तो बता देना, और अगर मजा नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? तो आपको करना क्या है, अगले 1-1.5 घंटे आपने मेरे साथ इसी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। स्टार्ट टू एंड अगर आप बने रहोगे तो आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो कॉन्सेप्ट आज तक आपने नहीं समझे थे या आपको टीचर ने नहीं समझाया था स्कूल के अंदर और टीचर ने बोला था चलो भाई चलो सीधा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यार ऐसी सिचुएशन में जब आपको चीजें समझ नहीं आती ना, तो आपको चाहिए होता है कि कोई तो हो जो आपका हाथ थाम कर आपको बारीकी से एक एक चीजों को समझाए। तो यार वही काम मैं करने वाला हूं। मेरा नाम आप सभी को जानते होंगे, आप सभी को पता होगा, मेरा नाम है CA मनीष महाजन और पिछले 20-21 साल से मैं बच्चों को 11वीं 12वीं CA फाउंडेशन वगैरह के लेवल्स पर अकाउंटिंग का सब्जेक्ट सिखा रहा हूं। ठीक है जी, तो आप भी उसी श्रेणी में आ गए हो, तो आप भी मेरे ही बच्चे हो जो मेरे से आप इस पूरे साल पढ़ोगे। ठीक है सर, तो सर शुरू करते हैं अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, जिसमें हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग सीखेंगे। हाँ, बेसिक्स बिल्कुल, मतलब छोटी छोटी बारीकियों के साथ हम ये पूरी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आराम से सुनते चले जाना है, आराम से समझना है। बेटे कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता है नहीं, ये सिर्फ सब कुछ आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। मैं ऐसा टीचर हूं जो आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप शुरू में नोट्स बनाने शुरू कर दो, नहीं। जब आपको चीज पता ही नहीं है तो आप नोट्स कैसे बनाओगे, क्यों बनाओगे, किस लिए बनाओगे? आपको सब कुछ पहले अपने दिमाग में फिट करना है। तो आराम से बैठो ऐसे हाथ जोड़कर और बस 1-1.5 घंटा सत्संग की तरह पूरा लेक्चर आपने सुनना है, समझना है, और फिर उसके बाद यू आर रेडी फॉर नोट्स। और नोट्स आपको बकायदा ये भी मिल जाएंगे हमारे पेस कॉमर्स बैच के अंदर। ठीक है जी, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है यार जैसे आप इस सब्जेक्ट को शुरू करोगे ना तो आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। वो बातों को समझाने के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार जब आप अकाउंटिंग करते हो या जब आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट सीखोगे तो आपको सबसे पहला वर्ड जो सुनने को मिलेगा ना किसी भी किताब में या किसी भी टीचर के मुंह से, वो होगा एंटिटी। एंटिटी, और एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी का मतलब है कोई भी ऐसा व्यक्ति
जिसकी खुद की एक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, जिसकी खुद की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। नॉर्मली जब हम एंटिटी बोलते हैं तो ये किसी भी बिजनेस को दर्शाता है, यानी कि एंटिटी हमेशा कोई ना कोई एक बिजनेस करने वाली संस्था होती है। नॉर्मली जब हम बोलते हैं ना तो बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। सो एंटिटी का मतलब है कोई भी ऐसा जिसकी एक व्यक्तिगत एग्जिस्टेंस है, या फिर आप ये बोल सकते हो जिसकी खुद की एक प्रेजेंस है। ठीक है, अब ये एंटिटी जो है, ये जो बिजनेस एंटिटी है, ये नॉर्मली व्यापार करने वाली संस्थाएं होती हैं। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी संस्था, उसको हम एंटिटी बोलते हैं या फिर हम उसको बिजनेस एंटिटी बोलते हैं, क्योंकि वो एक बिजनेस करने वाली, व्यापार करने वाली, धंधा करने वाली संस्था होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बिजनेस एंटिटी है, टाटा मोटर्स एक बिजनेस एंटिटी है, एबीसी एंड सन्स एक बिजनेस एंटिटी है, सुपर बाजार एक बिजनेस एंटिटी है। सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो बिजनेस एंटिटी का मतलब है पड़ोस की दुकान, जहां पर तुम आटा दाल चीनी चावल खरीदने जाते हो ना, तो वो एक बिजनेस एंटिटी है। तुम बैंक में पैसा जमा कराने या पैसा निकालने या फिर बैंकिंग रिलेटेड कोई भी सर्विसेज अवेल करने जाते हो तो बैंक एक बिजनेस एंटिटी है। तुम गाड़ी खरीदने के लिए टाटा मोटर्स के शोरूम पे गए तो टाटा मोटर्स वाला जो शोरूम है या जो वो बिजनेस है वो एक एंटिटी है। तुम अपने स्कूल में गए तो स्कूल एक एंटिटी है। तुम पीडब्ल्यू के पास आए, पीडब्ल्यू एक एंटिटी है। तो एंटिटी का मतलब है कोई भी बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन। सरल भाषा में ये होती है बिजनेस एंटिटी। अब बेटे, जब तक बिजनेस एंटिटी होगी ही नहीं तब तक आप बिजनेस करोगे नहीं, और जब तक आप बिजनेस करोगे नहीं तो अकाउंटिंग किसकी करोगे? अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग का सरल भाषा में मतलब होता है हिसाब करना। तो जब हम यहां पर वर्ड यूज करते हैं ना, व्हाट इज अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अकाउंटेंसी तो एक सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जैसे कोई भी सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, ये सब्जेक्ट्स हैं। या आप इनको बोलते हो लैंग्वेजेस हैं, जिनके थ्रू, जिनको समझने के लिए हमने एक सब्जेक्ट बना दिया। इंग्लिश का सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज का सब्जेक्ट, फिजिक्स का सब्जेक्ट, है ना, एक सब्जेक्ट। तो अकाउंटेंसी भी एक सब्जेक्ट है। ये अकाउंटेंसी आपको अकाउंटिंग प्रोसेस सिखाएगी, यानी कि पूरा 11वीं, पूरा 12वीं के अंदर आप जो सीखोगे वो है अकाउंटिंग का प्रोसेस। अब ये अकाउंटिंग प्रोसेस करती क्या है? कुछ तो करती होगी अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली हिसाब रखने का काम है। हिसाब रखने का काम है। हिसाब रखना इज कॉल्ड, या हिसाब करना इज कॉल्ड अकाउंटिंग, जो आप सीखोगे जब आप अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट समझ जाओगे। अब हिसाब करोगे किसका? भाई किसी का तो हिसाब करोगे। तो हम हिसाब किताब किसका करते हैं? हम हिसाब किताब करते हैं बिजनेस एंटिटी का। तो जो पूरी की पूरी अकाउंटेंसी है, ये जो पूरा का पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, ये जो तंत्र है पूरा का पूरा, ये आपको इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग कर सको, किसी भी बिजनेस का हिसाब किताब कर सको, ये जान सको कि कोई भी बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये पता कर सको कि वो बिजनेस कितना लॉस में है, वो बिजनेस कितनी सेल करता है, वो बिजनेस कितनी परचेज करता है, वो बिजनेस कितनी इनकम जनरेट करता है, वो बिजनेस कितना टैक्स भरता है, वो बिजनेस के पास क्या एसेट्स हैं, वो बिजनेस के पास क्या लाइबिलिटीज हैं। अब देखो, मैंने ये जो लाइन बोली, ये जानबूझ के बोली मैंने, इसलिए नहीं बोली ये बताने के लिए कि मेरे को बहुत कुछ पता है। बेटा मेरे को तो पता ही है, इसलिए बोली ताकि आपको कुछ ऐसे शब्द यहां पर सुनने को मिले जो आपको समझ ही नहीं आए, जैसे कि एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, लॉस, है ना। इतने सारे मैंने शब्द बोल दिए। ये शब्द आपको जब तक समझ नहीं आएंगे ना, तब तक आपको अकाउंटिंग का वर्ल्ड समझ ही नहीं आने वाला। यही काम है मेरा कि आज मैं आपको बेसिक टर्म्स सिखाऊं। तो पहली टर्म आपने सीख ली, एंटिटी। किसी भी धंधे को हम बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। उसी बिजनेस एंटिटी से हम बिजनेस करते हैं और उसी बिजनेस का हम हिसाब रखते हैं। अब ये सारा हिसाब रखने को हम अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू करते हैं, और अकाउंटिंग प्रोसेस समझने के लिए हमने एक सब्जेक्ट बना लिया अकाउंटेंसी, जो हमारे को वो नॉलेज प्रदान करेगा कि हम बिजनेस की अकाउंटिंग कर सकें। ऑल राइट, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक वर्ड विच इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन।
ट्रांजैक्शन का बेटे सरल भाषा में मतलब यह है कि आप दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, मैंने क्या बोला, व्यक्ति, व्यक्ति ही अकाउंट्स की लैंग्वेज में एंटिटी माना जाता है। तो जब हम यहां पे पढ़ रहे थे ना बिजनेस एंटिटी, तो एंटिटी एक व्यक्ति विशेष है। क्या है? व्यक्ति विशेष। एंटिटी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है, जिसकी कोई प्रेजेंस होनी चाहिए, जिसकी कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। तो हम यहां कह रहे हैं जब दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में अगर कोई भी पैसों का या पैसों के समान रूप की चीज का आदान प्रदान लेन देन हो, तो उस लेन देन को बेटे हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो मैं सरल भाषा में लिख सकता हूं कि ट्रांजैक्शन एक प्रकार का लेन देन है। ट्रांजैक्शन एक प्रकार का लेन देन है जो दो लोगों के बीच में होगा। ठीक है? तो मान लो एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ए ने बी को सामान बेचा, बी ने ए को पैसे दिए। तो ए और बी के बीच में क्या हुआ? व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हुई है इनके बीच में, लेन देन हुआ है, आदान प्रदान हुआ है चीजों का, पैसों का, या कोई भी इकोनॉमिक इवेंट हुआ है ए और बी के बीच में। इस इवेंट को हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? यह ट्रांजैक्शन बहुत सारे प्रकार की हो सकती है, जैसे कि दो लोगों के बीच में सेल परचेज, मैंने सामान बेचा, उसने मुझे पैसे दिए, लेन देन। मैंने सामान खरीदा, मैंने उसको पैसे दिए, लेन देन, है ना? किसी को पैसे दिए, किसी से पैसे लिए, है ना? कोई खर्चा किया, कोई इनकम कमाई, ये क्या है? ट्रांजैक्शन, लेन देन। दो या दो से जो ज्यादा लोगों के बीच में इकोनॉमिक लेन देन, पैसों का लेन देन, चीजों का लेन देन, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन। सर आपने ये ट्रांजैक्शन क्यों समझाई हमारे को? बेटे हम यही ट्रांजैक्शन को जब हम अपने किताबों में रिकॉर्ड करेंगे, यहीं से स्टार्ट होगी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, अकाउंटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस। व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। तो अकाउंटिंग बेसिकली स्टार्ट कहां से होती है? जब हम किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं अपनी किताबों में, अपनी बुक्स के अंदर, उसको हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को हम द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की स्टार्ट बोलते हैं। तो कितना अहमियत हुआ ना, कितनी इंपॉर्टेंस हुई इस पूरी बात की कि सर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे तभी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। हां जी, जब तक आप ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, जब तक ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, तब तक आपकी अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो नहीं सकती। तो पैसे आना, पैसे जाना, पैसे कमाना, पैसे खर्च करना, सामान खरीदना, सामान बेचना, और भी अन्य प्रकार की ट्रांजैक्शन, ये होती है लेन देन ट्रांजैक्शन। ठीक है सर? ट्रांजैक्शन के अंदर मैं एक चीज आपको समझा देता हूं, हालांकि मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूं कि ट्रांजैक्शन नॉर्मली दो प्रकार की होती है। एक होती है कैश की ट्रांजैक्शन और एक होती है उधार की ट्रांजैक्शन। आपने सुना होगा नकद, हिंदी वाले बच्चे समझते हैं, नकद और उधार। तो दो तरह की ट्रांजैक्शंस होती है नॉर्मली, कैश की ट्रांजैक्शन, नकद की ट्रांजैक्शन, और उधार की ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जैसे कि मान लो ए ने सामान बेचा बी को, ठीक है जी, ए ने सामान बेचा बी को और बी ने उसके बदले कैश दे दिया ए को। तो ए ने 10 रुपए का सामान बेचा, बी ने 10 रुपए तुरंत दे दिए। ये एक कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि लेन देन पैसों में सेटल हो गया है। लेन देन पैसों में सेटल हो गया है। ए ने सामान बेच दिया, बी ने उसको पैसे दे दिए। ए जाए भाड़ में, बी जाए भाड़ में। अब ए और बी का आपस में कोई लेन देन थोड़ी है। ए ने सामान बेचा, ए ने पैसे ले लिए, बी ने सामान खरीदा, बी ने सामान ले लिया, खत्म होगी बात। ए अपने रास्ते, बी अपने रास्ते। इट इज कॉल्ड अ कैश ट्रांजैक्शन। द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट।
ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, लेन देन समाप्त हो चुका है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है, हिसाब खत्म हो चुका है। आ रही बात समझ में? हिसाब खत्म हो गया। अब यहां देखो भाई, ए ने बी को सामान बेचा लेकिन बी ने पैसे नहीं दिए। बी कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल परसों या 10 दिन के बाद तुझे पैसे दूंगा। आप भी तो ऐसे करते हो, आप अपने पड़ोस वाली दुकान में जाते हो, अंकल या आंटी को बोलते हो अंकल सामान दे दो, पैसे मम्मी दे देगी। आप लिख लो 100 रुपए का सामान मैं लेके जा रहा हूं, जा रही हूं, पैसे मम्मी चुका देगी आके। तो अंकल जब आपको 100 रुपए का सामान दे देते हैं और उनको पैसे अभी तक मम्मी ने चुकाए ही नहीं, तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये उधार की ट्रांजैक्शन है, उधार की ट्रांजैक्शन। ए ने तो सामान बेच दिया लेकिन बी ने अभी तक इसकी पेमेंट, इसका भुगतान नहीं किया है। इसको बोलते हैं उधार की ट्रांजैक्शन। इसको बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन इज नॉट कंप्लीट, द ट्रांजैक्शन इज नॉट सेटल्ड। अभी लेन देन बाकी है, यहां पर लेन देन समाप्त हो गया है, यहां पर लेन देन अभी भी पेंडिंग है। फ्यूचर में जब बी ए को पैसे चुका देगा तब ये ट्रांजैक्शन क्लोज होगी, तब जाकर ये ट्रांजैक्शन खत्म होगी, तब जाकर ये सेटल होगी, तब जाकर ये ट्रांजैक्शन सेटल होगी। समझ आया? तो ट्रांजैक्शन दो प्रकार की, कैश और उधार की। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है एसेट। व्हाट इज एसेट? बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। एसेट हर वो रिसोर्स है जिसका कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट किसी भी बिजनेस को या तो आज मिल रहा है या फ्यूचर में जाकर मिलने वाला है। क्या बोला मैंने? मेरे साथ साथ अगर बोलो तो समझ आएगी बात। एसेट हर प्रकार की कोई रिसोर्स है, कोई रिसोर्स यानी कि मान लो कोई वस्तु, कोई चीज है जिसका एक इकोनॉमिक बेनिफिट है, या तो वो आज मिल रहा है आपको बेनिफिट और मिलता चला जाएगा, या फिर उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो एसेट एक ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसको हम पैसों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में है और जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिलेगा। तो एसेट इज ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द बिजनेस एंटिटी। वो एसेट मेरा होना चाहिए, मेरा उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, वो पैसों में एक्सप्रेस किया जा सकता होना चाहिए, वो एक ऐसी रिसोर्स है जिसका मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर मेरी ये सारी बातें सही साबित होती हैं तो जिस रिसोर्स की हम बात कर रहे हैं वो रिसोर्स बेटे मेरा एक एसेट होगा, वो मेरा एक एसेट होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये एक टीवी पैनल लगा हुआ है। क्या ये टीवी पैनल बेटे एक रिसोर्स है? हां सर, ये एक वस्तु है, चीज है, रिसोर्स है। बेटे क्या इसकी कोई पैसों में कीमत है? इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है? हां सर, 2-3 लाख का तो होगा। ओके। क्या ये बेटे मेरा और मेरे कंट्रोल में है? बेटे मेरी जगह में लगा है, मेरा है, मेरे कंट्रोल में है, जब चाहूं ऑन करूं, जब चाहे ऑफ करूं। बेटे क्या इससे मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है या मिलेगा? मिल तो रहा है। बेटे मैं इस टीवी को बंद कर दूं तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, इस टीवी को यहां से हटा दूं मैं तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा, तुम्हें पढ़ा नहीं पाऊंगा तो मैं पैसे कमा नहीं सकता। इसका मतलब ये टीवी मुझे पैसे कमाने में मदद कर रहा है। यही तो होती है इकोनॉमिक बेनिफिट, यही तो है पैसे कमाने का जरिया। तो एसेट एक ऐसी रिसोर्स है जो मेरे कंट्रोल में है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, हाँ, जिसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू है, और जो फ्यूचर में मुझे जाकर बेनिफिट देगा। या तो वो आज बेनिफिट दे रहा है, देता रहेगा, और अगर नहीं दे रहा तो वो फ्यूचर में जाकर मुझे बेनिफिट देने वाला है। तो मैंने एक गाड़ी खरीदी, मैंने वो गाड़ी टैक्सी की तरह यूज करनी है, तो सोचो क्या वो गाड़ी मेरा एसेट है? वो गाड़ी मेरी है, मेरे कंट्रोल में है, मैं उसको यूज करूंगा तो वो मुझे पैसे कमाने में मदद करेगी। ओला उबर में चलाऊंगा
टूर ट्रैवल करूंगा तो मुझे पैसे कमाने में मदद करेगी, तो यस इट इज एन एसेट। आई बात समझ में? तो ये होता है एसेट। सर एग्जाम्पल और भी मैं बहुत सारे दे सकता हूं, पहले टाइप्स ऑफ एसेट पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के मोटे तौर पर हम एसेट्स बोलते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड एसेट जिनको हम नॉन करंट एसेट बोलते हैं प्यार से, फिर होते हैं करंट एसेट, और तीसरी कैटेगरी होती है फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्स्ड मतलब नॉन करंट एसेट, फिर आते हैं करंट एसेट, और फिर आते हैं फिक्टिशियस एसेट। एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर मैं आपके लिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखता हूं यहां पर। जैसे कि जब मैं बोल रहा हूं एसेट 3 प्रकार के हैं, तो सबसे पहले आते हैं फिक्स्ड एसेट जिसको हम नॉन करंट भी बोलते हैं। बेटे मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं कराऊंगा इसको, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए आपको कोई ज्यादा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है। अभी ज्यादा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे ना, जैसे जैसे आप चीजें समझने लग जाओगे, वैसे वैसे ये और परोसी जाएंगी और डिटेल में आपको सिखाया जाएगा। डोंट वरी, अभी सिर्फ इट इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन, अभी तो आप सीखने आए हो। अभी धीरे धीरे चीजें सीखो, ये नहीं कि एक ही दिन में सारी खिचड़ी खा लेनी है, धीरे धीरे खाएंगे, आराम आराम से करेंगे। अभी क्या जल्दी है तुम्हारे को? नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट। सरल भाषा की बात करूं तो बेटे हर वो चीज, हर वो वस्तु, हर वो रिसोर्स जिसको मैं मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करूंगा, मोटे तौर पर ऐसी चीज जिसको मैं मोर देन 1 ईयर के लिए यूज करूंगा अपने धंधे में, उसको हम फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने एक मोबाइल खरीदा, 2-3 साल यूज करूंगा तो मोबाइल बन गया नॉन करंट एसेट। मैंने एक कार खरीदी, 4-5-10 साल तो यूज करूंगा तो कार बन गई नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बन गई नॉन करंट एसेट। मैंने एक टीवी खरीदा, टीवी बन गया नॉन करंट एसेट। मैंने एक एयर कंडीशनर खरीदा, एसी, 2-4-5 साल तो यूज करूंगा, नॉन करंट एसेट। मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप, तो बन गया ये एक नॉन करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट बेसिकली वो एसेट होता है जो बिजनेस 1 साल की अवधि से ज्यादा यूज करता है। नॉर्मली 1 साल से ज्यादा अवधि के लिए यूज करते हैं। ये सबसे सरल भाषा है समझाने के लिए। अब मैं इसके अंदर कोई टेक्निकलिटी नहीं जोड़ना चाहता, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं भारी भरकम शब्द यूज नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे को सिखाना चाहता हूं सरल तरीके से कि ऐसा एसेट जिसको आप 1 साल से ज्यादा लंबे पीरियड के लिए बिजनेस में यूज करते हो और जो आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देता रहता है, तो ऐसा एसेट फिक्स्ड एसेट या नॉन करंट एसेट होता है। इसकी वैल्यू में कोई बदलाव आ भी जाए उससे खास आपको फर्क पड़ता नहीं है। समझने के लिए, तूने बिल्डिंग खरीद ली 2 करोड़ रुपए की, अब बिल्डिंग बाजार में 5 की भी हो जाए, तेरे को तो फर्क नहीं पड़ रहा, तूने तो खरीद रखी है ना। गाड़ी तूने खरीदी 10 लाख की, बाजार में 6 लाख की भी रह जाए या 9 लाख की हो जाए या 15 लाख की हो जाए, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है? तूने तो एसेट खरीद लिया ना, तेरे पास तो है ना एसेट। तो ये है एक नॉन करंट एसेट, फिक्स्ड एसेट। टू स्टार्ट विद, समझने के लिए सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दिस: एनी एसेट विच इज यूज्ड फॉर अ पर्पस ऑफ बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो सर फिर करंट एसेट क्या होगा? ऐसा एसेट बेटे जिसको आप नॉर्मली 1 साल या 1 साल से कम की अवधि के लिए इस्तेमाल करते हो, या जिसमें आपका नजरिया उसको अपने साथ हमेशा रखने का नहीं होता है। अपने पास हमेशा उस सामान को रखने का, उस चीज को रखने का नजरिया जब नहीं होता है, तब हम उस एसेट को करंट एसेट या शॉर्ट टर्म एसेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारी दुकान है, उस दुकान में हमने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, आटा, दाल, चीनी, चावल, इतना सारा सामान रखा हुआ है। बेटा ये क्या है? हम ये चाहते हैं कि ये आटा जो हमारी दुकान में पड़ा है, ये पड़ा ही रहे, ये बिके ही ना कभी भी, 10 साल तक ऐसे ही पड़ा रह जाए, ये चीनी ऐसे ही रह जाए, ये चावल ऐसे ही रह जाए। ऐसा तो नजरिया नहीं है ना हमारा। हमारा पर्पस क्या है? हमारी सोच क्या कहती है? हमारी सोच तो ये कहती है कि हमारे दुकान में जो एसी है वो ऐसे ही लगा रहे 5 साल तक, ठंडी ठंडी हवा देता रहे। जो टीवी है वो ऐसे ही लगा रहे 10 साल तक, हम पिक्चरें देखते रहे। जो कंप्यूटर हमारे पास पड़ा है वो पड़ा रहे ऐसे ही 5-7-10 साल तक। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते ना बेटे कि जो स्टॉक खरीद के लाए वो स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहे दुकान में, आटा ऐसे ही पड़ा रहे, चावल ऐसे ही पड़ा रहे, कोई खरीदने ही ना आए।
ऐसा तो नजरिया नहीं है ना तेरा। तेरा नजरिया क्या है, तेरा फोकस क्या है, तेरा पर्पस क्या है कि स्टॉक बिक जाए, है ना। तो स्टॉक इज योर करंट एसेट, कैश इज योर करंट एसेट, क्योंकि कैश आएगा जाएगा, इसमें मूवमेंट होती रहेगी, ये 1 साल तक पड़ा नहीं रहेगा, लेकिन बिल्डिंग पड़ी रहेगी। लैपटॉप एक बार खरीद लिया 2 4 5 साल पड़ा ही रहेगा, ये तो नहीं। कैश तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, स्टॉक आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, है ना। ऐसे ही और भी चीजें, बट मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि मैं वर्ड यूज कर दूंगा डेटर, तुम्हें वर्ड डेटर समझ नहीं आएगा, रिसीवेबल तुम्हें वर्ड समझ नहीं आएगा, तो रहने देते हैं। सिंपल, स्टॉक और कैश ये तुम्हें समझ आता है, ठीक है ना। पैसा, कैश और स्टॉक मतलब दुकान में पड़ी चीजें। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस बेसिकली दीज आर नॉट एसेट्स, ये एसेट्स है नहीं। सरल भाषा की बात करें तो सर फिर इसको फिक्टिशियस एसेट बोलते क्यों है? ये नॉर्मली फिक्टिशियस एसेट्स आर नॉट एसेट इन द रियल सेंस, ये रियल एसेट्स नहीं है, ये रियल चीजें नहीं है, रियलिटी से ये एसेट नहीं है। जैसे कि बिल्डिंग तो आपको दिखती है, स्टॉक आपको दिखता है, कैश आपको दिखता है ना, लैंड आपको दिखता है, कंप्यूटर्स आपको दिखते हैं, कैश आपको दिखता है, लेकिन fictitious assets are not real asset in the real sense, these are not assets, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये एसेट है नहीं, ये एसेट है नहीं, बेसिकली दीज आर लॉसेस। अब इसकी डिटेल में जाऊंगा तो बेटे थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ जाएगी, इसलिए फिलहाल के लिए जब भी मैं कराता हूं ना, जब मैं स्टार्ट कराता हूं तो मैं 2 ही बातें बताता हूं, एक आप नॉन करंट एसेट को सीखो और दूसरा आप करंट एसेट को सीखो। अब ये जो तीसरा है ना फिक्टिशियस एसेट, इसको अभी सीखने की आवश्यकता है नहीं आपके, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, नहीं तो कंफ्यूजन होगी और कंफ्यूजन में आप ये चीजें समझ नहीं पाओगे। अभी तो पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में हम चीजों को आराम से सेटल कर लें एक बार, ठीक है। नहीं तो आई कैन कीप ऑन गोइंग एंड एक्सप्लेनिंग फिक्टिशियस एसेट, उसमें टाइम लग जाएगा और सब बिखर जाएगा, कोई फायदा नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हो। तो मन में 2 एसेट मान लो, नॉन करंट और करंट, 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल से कम के लिए। वैल्यू ज्यादातर बदलती नहीं है, वैल्यू बदलती रहती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर। लाइबिलिटीज बेसिकली क्या है? लाइबिलिटीज बेसिकली बेटे हमारा उधार है, जिसको हम कर्जा भी बोल सकते हैं। कर्जा होता ना, जैसे हमने बैंक से लोन ले लिया, तो लोन लेना तो उधार लेना है, कर्जा अपने सर पर चढ़ाना है, तो बेटे इसी कर्जे को, इसी उधार को, इसी ऋण को हम क्या बोलते हैं? लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी बेसिकली है क्या? लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन है, हमारी जिम्मेदारी है, जो हमने किसी के प्रति चुकानी है, ठीक है ना। मैंने बैंक से लोन लिया, अब ये लोन चुकाना पड़ेगा। मैंने तेरे से उधार लिया, अब ये उधार तुझे वापस लौटाना पड़ेगा। जब तक बेटे मैं लोन नहीं चुकाऊंगा, जब तक मैं उधार वापस नहीं कर दूंगा, तब तक मेरे सर पर, गर्दन पर एक तलवार लटकी रहेगी ना। ये तलवार किस चीज की है? ये बेटे मेरी जिम्मेदारी मुझे एहसास कराती रहेगी कि तूने पैसे ले रखे हैं किसी के, तूने किसी से उधार ले रखा है, तेरे सर पर एक जिम्मेदारी है। जब तक नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं ऋण मुक्त नहीं होऊंगा, तब तक मेरे सर पर लाइबिलिटी रहेगी। तो लाइबिलिटी समझ आती है आपको? सो लाइबिलिटी बेसिकली हमारी ऑब्लिगेशन है टू पे टू समबडी सम अमाउंट ऑफ मनी इन फ्यूचर। किसी को कभी ना कभी फ्यूचर में अगर मैंने पैसे चुकाने हैं, अगर मैंने पैसे लौटाने हैं, या अगर उसके प्रति मैंने कोई जिम्मेदारी पूरी करनी है, बेटे जब तक मैं उसको पैसे नहीं चुका दूं, जब तक मैं उसको उसके लिए काम ना कर दूं, जब तक मैं उसके प्रति जो मेरी जिम्मेदारी वो उतार ना दूं, तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि मैं लाइबिलिटी से मुक्त हो गया। वो जिम्मेदारी, वो पैसे लौटाना, ये मेरी एक लाइबिलिटी है। तो जब तक मैंने बैंक का लोन नहीं चुकाया, मेरे सर पर लाइबिलिटी है, वो बैंक लोन मेरा लाइबिलिटी है। जब तक मैंने तेरे पैसे नहीं उतारे, तब तक वो पैसे मेरी लाइबिलिटी है। आ रही बात समझ में? ओके, सही है। लाइबिलिटी भी बेटे 3 प्रकार की, लॉन्ग टर्म यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म यानी कि करंट लाइबिलिटी, और कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। इसको ऐसे समझेंगे, लाइबिलिटीज 3 प्रकार की,
जिसमें से तीसरे प्रकार वाली लाइबिलिटी अभी मैं ज्यादा फोकस में नहीं लेके आऊंगा। जैसे मैंने फिक्टिशियस एसेट नहीं समझाया आपको, वैसे ही मैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी भी नहीं समझाने वाला। सर आप समझा क्यों नहीं रहे हो, वाई? बेटे मेरी मर्जी, मैं अभी आपको सिर्फ वो समझाना चाहता हूं जो आप समझ सकते हो। जो समझ ही नहीं सकते आज, मैं उसको समझाना नहीं चाहता, उसको मैं फ्यूचर की किसी क्लास में समझाऊंगा। अभी तो मिले हो, अभी तो आए हो, अभी तो सीखना शुरू किया है, धीरे धीरे वो चीजों को आपको मैं समझाऊंगा। तो अभी एक होता है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होता है करंट लाइबिलिटी। ये बिल्कुल वैसे ही है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। सही है। नॉन करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी है जो बेसिकली लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, नॉर्मली मोर देन 1 ईयर, 12 महीने या 1 ईयर। मतलब मान लो मैंने एक गाड़ी खरीदनी थी, मैंने गाड़ी खरीदने के लिए बैंक को बोला, बैंक मुझे लोन दे देगा। बैंक ने मुझे 5 लाख रुपए का लोन दे दिया। मैंने बैंक को बोला, देख बैंक, मैं 1 साल में तो लोन नहीं चुका सकता, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं तेरा ये 5 लाख का लोन 1 ही साल में चुका दूं। मैं तो 5 साल में चुकाऊंगा ये लोन। आज मत मांग लियो मेरे से पैसे वापस। आई विल गिव दिस लोन बैक टू यू, आई विल रीपे दिस लोन, बट नॉट इन 1 ईयर। मैं 1 साल में नहीं चुका सकता यार, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, मेरे को 5 साल लगेंगे, 5 साल में चुकाऊंगा मैं। तो बेटे ये लोन क्या बन गया फिर? ये लोन क्या बन गया फिर? सर ये बैंक लोन बन गया लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने 1 साल के बाद चुकानी है, आज नहीं चुकानी, कल नहीं चुकानी, 2 महीने में नहीं चुकानी, 6 महीने में नहीं चुकाने पैसे, मुझे 5 साल में चुकाने हैं, धीरे धीरे। तो जो मुझे पैसे 1 साल के बाद पूरे चुकाने हैं, 1 साल लगेगा चुकाने में, 1 साल से ज्यादा लगेगा चुकाने में, उसको मैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या नॉन करंट लाइबिलिटी बोलता हूं। इसके ऑपोजिट करंट लाइबिलिटी एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी नॉर्मली लेस देन 1 ईयर, यानी कि मैंने मान लो किसी से पैसे उधार ले लिए, जैसे तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हें बोला यार एक काम करेगा, मुझे 5,000 रुपए उधार दे देगा। तुमने कहा हाँ हाँ सर आपके लिए जान हाजिर है, 5,000 क्या चीज है। तो तुमने मुझे 5,000 उधार दे दिए। मैंने तुम्हें खुद ही बोला, क्योंकि तुम तो मेरे दोस्त हो, तुम तो मुझे पैसे देने के बाद मांगोगे थोड़ी वापस। मांगोगे क्या? नहीं मांगोगे, मुझे पता है नहीं मांगोगे। अगर मैंने तुमसे 5,000 रुपए ले लिए, तुम मुझसे 5,000 थोड़ी मांगने बैठ जाओगे, अब मुझे पता है नहीं मांगोगे। लेकिन मैंने खुद ही तुम्हें बोला कि भाई देख 5,000 रुपए आज मुझे जरूरत है, मुझे दे दे, मैं 3 महीने में चुका दूंगा तेरे 5,000 रुपए। तुमने कहा हाँ सर ठीक है कोई बात नहीं, चुका देना आराम से। मैंने कहा नहीं, मैं 3 महीने में चुका दूंगा, मैं 3 महीने में आपको पैसे वापस कर दूंगा। तो मैंने आपसे 5,000 रुपए का लोन लिया और आपको मैंने वादा कर दिया कि मैं आपको ये 3 महीने में वापस कर दूंगा, ये मेरा गॉड प्रॉमिस है। तो बोलो ये मेरी जिम्मेदारी हुई कि नहीं हुई? मैंने वापस तो करने हैं ना पैसे, तो मेरी लाइबिलिटी है। कब करने हैं पैसे वापस? क्या मुझे 1 साल से ज्यादा लगेगा वापस करने में? नहीं सर, आपने तो 3 महीने में चुकाने का वादा कर दिया, आप तो कह रहे हो कि 1 साल के अंदर अंदर पैसे चुका दोगे। तो ऐसी लाइबिलिटी, ऐसा उधार, ऐसा ऋण जिसे मैं 1 साल की अवधि के अंदर अंदर ही चुका दूंगा, या चुकाने की हैसियत रखता हूं, या चुकाने का मेरा इरादा है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म या फिर करंट लाइबिलिटी। आ रही है बात समझ में? कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी को अभी फिलहाल हम स्किप करेंगे, इसको समझाने के लिए आपका अभी सही टाइम नहीं आया है। ठीक है जी, ऑल राइट, आगे चलते हैं। सबसे इजी, सबसे सिंपल, व्हाट इज कैपिटल? पैसा, मनी। कैपिटल बिजनेस को शुरू करने वाला बिजनेसमैन होता है ना? किसी भी धंधे को शुरू करने वाला, किसी भी धंधे को शुरू करने वाला एक बिजनेसमैन होता है। जब बिजनेसमैन बिजनेस को शुरू करता है तो वो अपने कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, अपना कुछ पूंजी लगाता है किसी भी बिजनेस को शुरू करने में, उसको बोलते हैं बेटे कैपिटल। तो मान लो मुझे एक बिजनेस शुरू करना था, मेरे पास 1 लाख रुपए थे, मैंने वही 1 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने में लगा दिए।
तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि ये जो बिजनेस शुरू हुआ है इसमें 1,00,000 रुपए कैपिटल लगा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन हिज बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो पूंजी निवेश की है बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट करते समय, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस एक बार शुरू करा और शुरू करते समय ही पैसा लगाया, नहीं। मान लो मैंने 1,00,000 रुपए से बिजनेस शुरू कर दिया, अब बिजनेस नहीं चल रहा, ढंग से नहीं चल रहा, धीरे धीरे चल रहा है, हौले हौले। मुझे लगता है यार अगर और पैसे लगाऊंगा ना तो शायद मैं और सामान खरीद पाऊंगा, दुकान बड़ी कर पाऊंगा, ज्यादा कस्टमर आ पाएंगे, एडवर्टीजमेंट कर पाऊंगा, धंधा कर पाऊंगा, तो मुझे और पैसे लगाने हैं। तो मैंने घर से और पैसे लाया और 3-4 लाख रुपए और बिजनेस में लगा दिए। तो पहले जो 1,00,000 रुपए लगाए थे वो क्या था, कैपिटल। अभी जो और 3-4 लाख रुपए लगा दिए ये क्या है, कैपिटल। कल और पैसे लगाऊंगा वो क्या है, कैपिटल। एक साल में और पैसे लगाऊंगा वो क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल जरूरी नहीं है कि एक ही बार लगेगा। जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा निवेश करता चला जाएगा, पैसे डालता रहेगा, उसको बोलते हैं बेटे कैपिटल इन्वेस्ट करना। ठीक है, ऑलराइट। तो कैपिटल कौन लगाता है, बिजनेसमैन लगाता है अपने बिजनेस के अंदर। तो जो पूंजी का निवेश मैंने अपने धंधे में किया और समय समय पर जितना जितना निवेश मैं करता चला जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि मैंने और कैपिटल बिजनेस में लगाया है। ऑलराइट, ओके है सर। अब आते हैं सेल क्या होती है। बेटे मैं जो ये बेसिक टर्म्स आपको करा रहा हूं ना, ये वो छोटी छोटी शब्द हैं, ये छोटे छोटे वो शब्द हैं जो अगर आप एक बार सीख गए ना तो आप अपने स्कूल के टीचर के मुंह से जब भी ये शब्द सुनोगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार ये टीचर क्या बोल के चला गया। आपको वो शब्द समझ आते होंगे, आपके लिए वो रेलिवेंट हो जाएंगे, आपको हर वर्ड समझ आता होगा, आपको हर सेंटेंस का मीनिंग समझ आएगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाएगा। जब तक आप ये शब्द नहीं सीखोगे हम अकाउंटिंग नहीं समझ पाएंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज वर्ड्स एंड दिस लेक्चर। तभी इसको बेसिक लेक्चर बोला है मैंने, ठीक है ना। सेल का मतलब क्या होता है, बड़ी सिंपल सी बात है यार। मेरी दुकान है, ठीक है, मान लो मैं अपनी एक दुकान चला रहा हूं जिसमें मैं आटा, दाल, चीनी, चावल, कोक, पेप्सी, लिम्का है सब कुछ बेचता हूं। डिपार्टमेंटल स्टोर है मेरा, किराने की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर। तो बेटे जब मैं चीनी बेचूंगा, चावल बेचूंगा, हाँ, दूध, ब्रेड, अंडे बेचूंगा, अपनी दुकान में से जब मैं सामान बेचूंगा तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं। सेल, तो सेल है क्या, सेल इज द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मेरी एक दुकान है, उस दुकान में एक कस्टमर आया, कस्टमर ने मेरे से 1,000 रुपए का सामान खरीदा, तो मैंने क्या किया, मैंने 1,000 का सामान बेचा। इसको बोलते हैं सेल। आ रही है बात समझ में। तुम पीडब्ल्यू के पास आए, पीडब्ल्यू ने तुम्हें बोला था कि बैच ले लो, अच्छे से पढ़ लो, पढ़ाई कर लेना, अच्छे नंबर लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन जाना। तुम्हें लगा कि हाँ पीडब्ल्यू बहुत अच्छी बात कर रहा है, तो तुम चले पीडब्ल्यू के पास, तुमने पीडब्ल्यू को 3,000 रुपए दिए और तुमने पीडब्ल्यू से बैच ले लिया और तुम अब यहां पर पढ़ने आ गए। अच्छा ये तो फ्री वाला बैच है, सॉरी ये तो फ्री वाला बैच है, ठीक है। तो तुमने पेड बैच सब्सक्राइब कर लिया और तुम अब आराम से पूरे साल किताबों के साथ, टीचर के साथ एक पूरे शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हो। तो बेटे जो पैसे तुमने पीडब्ल्यू को दिए वो पीडब्ल्यू के लिए क्या है, एक तरह की सेल है। उसने तुम्हारे को सेल की, सामान नहीं बेचा, उसने तुम्हारे को सर्विस बेची। सर्विस बेची ना। अब रोज तुम्हें कोई टीचर आता है पढ़ाता है, रोज तुम्हें कोई टीचर आता है पढ़ाता है, और कब तक आता है पढ़ाता रहेगा, पूरे साल तक। तो ये जो तुमने पैसे पीडब्ल्यू को दिए, पीडब्ल्यू के पर्सपेक्टिव से सोचो, पीडब्ल्यू के नजरिए से सोचो, तो पीडब्ल्यू की ये सेल है। उसने पैसे सेल से कमाए हैं। आ रही है बात समझ में। सो सेल इज द रेवेन्यू और इनकम, सरल भाषा में इनकम जनरेटेड फ्रॉम सप्लाई ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो जब कोई भी धंधे वाला बंदा, कोई भी बिजनेस जब कोई सामान बेचता है या सर्विस प्रदान करता है, उसके बदले जो उससे पैसे मिलते हैं
उसको हम सेल बोलते हैं। जैसे कि तुम गए, किसके पास जाते हो, हम सैलून में जाते हो, सैलून कह लो, तुम सैलून जाते हो बाल बनवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, एंड चकाचक डेंटिंग पेंटिंग मेकअप कराने के लिए। तुम वहां पर 500 रुपये देते हो, पूरी डेंटिंग पेंटिंग मेकअप हो जाता है तुम्हारा। तो तुमने कोई सामान थोड़ी खरीदा, तुमने तो सर्विस ली ना। जिम जाते हो जिमिंग करने के लिए, स्पा जाते हो, हाँ, तो ग्रूमिंग के लिए, तो योगा सेंटर जाते हो। ये यहां पर कोई सामान थोड़ी खरीद रहे हो तुम, यहां पर तुम सर्विस ले रहे हो। तुम्हारे घर पे इंटरनेट आ रहा है, बिजली आ रही है, उसके बदले तुम पैसे दे रहे हो, तो वो सर्विस के बदले पैसे दे रहे हो, कोई चीज नहीं खरीद रहे तुम। इट इज अ सर्विस। बैंक जाते हो, बैंक तुम्हें सर्विस देता है, इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें सर्विस देती है, स्कूल तुम्हें सर्विस दे रहा है, पीडब्ल्यू तुम्हें सर्विस दे रहा है। इसके बदले जो तुम पैसे देते हो वो पीडब्ल्यू की इनकम, स्कूल की इनकम, रेवेन्यू, कमाई। चाहे इनकम बोल दो, चाहे रेवेन्यू बोल दो, चाहे कमाई बोल दो, अभी फिलहाल बेटे एक ही बात है इसमें डिफरेंस, समझने में थोड़ा सा अलग होगा, पर सरल भाषा में कमाई करना, रेवेन्यू जनरेट करना इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, तो सेल दो तरह से होती है, या तो सामान बेचकर या सर्विस बेचकर। ओके सर। फिर आते हैं वर्ड रेवेन्यू के ऊपर। रेवेन्यू, रेवेन्यू, अब समझो इसको, मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल दूंगा आपको समझ आएगा। जब तक मैं एग्जाम्पल नहीं देता ना आपको समझ नहीं आता। मान लो बेटे ये एक पेन है ना, ये पेन 100 रुपए की कीमत का है। तो मान लो ये एक पेन, इसकी सेल प्राइस 100 रुपए है। हाँ, ये पेन मैंने सेल कर दिया। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कस्टमर को मैंने 100 रुपए का पेन बेच दिया। बेटे कस्टमर अब मुझे क्या देगा? सर आपने 100 रुपए का पेन कस्टमर को दिया, तो कस्टमर आपको 100 रुपए देगा। ठीक है बेटे, जब कस्टमर मुझे 100 रुपए देगा, तो ये जो 100 रुपए मेरे पास आएंगे, ये मेरा रेवेन्यू है। क्या है ये? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है क्या? रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम सेलिंग द प्रोडक्ट्स, सेलिंग द गुड्स, सेलिंग द सर्विसेज टू कस्टमर। तो जब मैंने ये बोला था कि मैंने सेल करी, तो सेल का क्या मतलब था? सामान बेचना, सर्विस देना। तो सर्विस देना और सामान बेचते वक्त जो पैसे मेरे पास आएंगे, जो पीडब्ल्यू के पास पैसे आए, जो जिम के पास पैसे आएंगे, जो स्कूल के पास पैसे आ रहे हैं बच्चों से, वो स्कूल के लिए, पीडब्ल्यू के लिए, जिम के लिए, सैलून के लिए क्या है? वो रेवेन्यू है। सो रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज रेवेन्यू। तो अगर मैं ये बोलूं कि एक पेन अगर मैं सेल प्राइस ऑफ 100 में बेचता, और अगर मैंने 10,000 पेन बेचे, तो बेटे मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू हो जाएगा सर, 10,000 पेन आपने बेचे, एक पेन आपने 100 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब 10 लाख रुपए, ये है मेरा रेवेन्यू। 10 लाख रुपए है मेरा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या है? टोटल पैसा जो मुझे सेल से मिलेगा, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, अब इस रेवेन्यू के अंदर और भी चीजें ऐड कर सकते हो। रेवेन्यू इट इज नॉट द ओनली सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट रेवेन्यू ऑल्सो इंक्लूड अदर सोर्सेज ऑफ इनकम। रेवेन्यू में और भी चीजें आती हैं, जैसे कि मेरे पास जो पैसा पड़ा है, मैंने बैंक में एफडी करा दी। अब बैंक में मैंने जो एफडी कराई, उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, तो बेटे इंटरेस्ट भी मेरी रेवेन्यू है। इंटरेस्ट भी मेरा रेवेन्यू है। मेरे पास जगह थी, एक छोटी सी जगह थी, वो जगह मैंने किसी को किराए पर दे दी, वहां से मुझे किराया मिल रहा है, तो मुझे रेंट जो मिल रहा है वो भी मेरी रेवेन्यू है। बैंक से मुझे इंटरेस्ट मिला, रेवेन्यू। सामान बेचकर मुझे 10 लाख रुपए मिले, रेवेन्यू। मेरी जगह पर मुझे किराया मिला, रेवेन्यू। मैंने किसी के लिए कोई काम किया, उसने मुझे कमीशन दिया, कमीशन मेरी इनकम, मेरा रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इज नॉट ओनली फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट रेवेन्यू ऑल्सो इंक्लूड्स
अदर सोर्सेज ऑफ इनकम्स, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन, ब्रोकरेज, ये सारे क्या हैं? रेवेन्यू। ये सारा क्या है? रेवेन्यू। डिविडेंड मिला मुझे, म्यूचुअल फंड्स पे डिविडेंड मिलता है, स्टॉक्स पे डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है, तो वो डिविडेंड इनकम, तो ये भी मेरा रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को अगर मैं रेवेन्यू को सरल भाषा में कमाई बोल दूं, कमाई, कमाना, पैसे कमाना, कमाई, तो कुछ गलत नहीं बोल रहा मैं। आप इंटरेस्ट कमा रहे हो ना, कमीशन कमा रहे हो, रेंट कमा रहे हो, डिविडेंड कमा रहे हो, रॉयल्टी कमा रहे हो ना, सेल करके पैसे कमा रहे हो। तो रेवेन्यू को सरल भाषा में आप अपनी कमाई बोल सकते हो, आप अपनी कमाई बोल सकते हो। ठीक है। अब कुछ बच्चों को ना इसमें कंफ्यूजन थी, पता नहीं बैच में थी या कैसे थी, या नॉर्मली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो ये रहती है कि सर रेवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस, इनको आप समझा सकते हो? हाँ, मैं समझा सकता हूं। देखो, मैंने तुम्हें बोला कि एक पेन जिसका सेल प्राइस 100 है, तो बेटे अगर मैं उसको बेचूंगा तो मेरे पास 100 रुपए का रेवेन्यू आएगा। अगर ये पेन 100 रुपए में मैं किसी को बेचूंगा तो सेल ऑफ गुड्स से मुझे 100 रुपए मिलेंगे। ये जो 100 रुपए मुझे मिले, ये मेरा रेवेन्यू है, रेवेन्यू। अब बेटे ये पेन फ्री फंड में तो मैंने खरीदा नहीं था। अगर मैंने इसको अपनी फैक्ट्री में बनाया तो बनाने में इसकी कॉस्ट लगी होगी, पैसा लगा होगा। अगर इसको मैं कहीं से खरीद के लाया था तो खरीदा होगा, तो इसके पैसे चुकाए होंगे, तो मतलब इसकी एक कॉस्ट भी तो होगी। आपने भले इसको 100 रुपए में बेचा, भले ही इसको आपने 100 रुपए में बेचा, 100 रुपए आपकी रेवेन्यू है, लेकिन इस रेवेन्यू को कमाने के लिए आपने कोई खर्चा भी तो किया होगा, आपकी कोई कॉस्ट भी तो होगी। हाँ जी, अगर मैं बोलूं जी इस पेन की कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज थी, तो 80 रुपए इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट। तो फिर इनकम कितनी हुई मेरी? 100 में से अगर मैं 80 माइनस करूं तो मेरी बेटे इनकम तो सिर्फ 20 ही है। तो इनकम इज नॉर्मली कॉल्ड प्रॉफिट। इनकम इज नॉर्मली कॉल्ड प्रॉफिट इन अकाउंटिंग वर्ल्ड। और कभी कभी अकाउंट्स के अंदर ना इनकम और रेवेन्यू को आप सेम भी बोल देते हो। कभी कभी अकाउंट्स के अंदर आप इनकम और रेवेन्यू को सेम भी बोल देते हो। जैसे कि यहां बोला आपने, जब आपने बोला कि रेवेन्यू होता है सेल करके जो पैसा जनरेट किया, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, लेकिन साथ साथ उसने ये भी तो बोल दिया कि रेवेन्यू में कुछ इनकम्स भी आती हैं। अब ये जो आप गौर करके देखो, ये जो इनकम्स हैं, इन इनकम्स पे कोई खर्चा नहीं होता। जैसे कि इंटरेस्ट कमाने पे कोई खर्चा नहीं हो रहा, रेंट कमाने में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, डिविडेंड कमाने में आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन रेवेन्यू के अंदर खर्चा भी इंक्लूड होता है। तो पेन अगर बेचा है तो 100 रुपए मेरा प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट तो इनकम तो मेरी सिर्फ 20 ही है इसके अंदर, बाकी तो मेरा रेवेन्यू है। रेवेन्यू में से मेरा खर्चा अगर माइनस हो जाएगा तो मेरे पास इनकम बचेगी या प्रॉफिट बचेगा। चलो, यहां तक इसको हमें बात समझ आती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, एक्सपेंस। एक्सपेंस की अभी मैंने बात समझानी शुरू कर दी थी आपको। एक्सपेंस है क्या? रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चा भी तो करोगे। एग्जाम्पल दो सर, एग्जाम्पल से तो समझ ही नहीं आता, बिना एग्जाम्पल के उसी से समझ आएगा। बेटे पीडब्ल्यू को तुम 3-3 हजार रुपए दोगे बैच के लिए, पीडब्ल्यू के पास तो हजारों रुपए आ जाएंगे, करोड़ों रुपए आ जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा पीडब्ल्यू के पास, रेवेन्यू आएगा बेटे, रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को कमाने के लिए पीडब्ल्यू क्या कोई खर्चा नहीं कर रहा? कर रहा है ना। पीडब्ल्यू आपको नोट्स प्रिंट करके देता है, पीडब्ल्यू आपको पूरा टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म दे रहा है, पीडब्ल्यू आपको टीचर्स दे रहा है, पीडब्ल्यू आपको गिफ्ट भी देता है जब आप पास हो जाते हो, अच्छे नंबर लेके आते हो खुशी में, पीडब्ल्यू इवेंट करता है। तो फ्री में तो हो नहीं रहा ना बेटे। जो टीचर पढ़ा रहा है वो सैलरी ले रहा है, जो इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहे हैं उस इवेंट में खर्चा हो रहा है, जो तुम्हारे को गिफ्ट दिए जा रहे हैं उसकी कॉस्ट है ना। बिजली पानी का खर्चा है, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा है, किताबों की प्रिंटिंग हो रही है, तुम्हारे घर तक
डिलीवरी हो रही है किताब की, तुम्हें नोट्स मिल रहे हैं, तुम्हारे टेस्ट चेक हो रहे हैं, जो चेकिंग कर रहा है टीचर उसके भी पैसे लग रहे हैं, कॉस्ट तो है ना। तो इसका मतलब रेवेन्यू जनरेट करने में आपको कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। ऐसे है ना, हिंदी में एक बोलते हैं ना, बिना खर्चा किए पैसे नहीं कमा सकते। बिना खर्चा किए पैसे कमाने बड़े मुश्किल हैं या नहीं कमा सकते, ऐसा बोला जाता है सरल भाषा में। हमारे माँ बाप भी बोलते थे भाई बिना पैसे कमाए, बिना पैसे खर्च किए पैसे कमा के दिखाना। तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको कुछ एक्सपेंस करने पड़ते हैं, आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो एक्सपेंस का मतलब समझ आ गया। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए आप कॉस्ट पे करते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस बड़े सारी तरह के होते हैं, जैसे कि रेंट देना, वेजेस देना, सैलरी देना, इंटरेस्ट देना, कॉस्ट ऑफ हीटर, वाटर, लाइटिंग, टेलीफोन, इंटरनेट। तो जो भी आपके घर में खर्चे होते हैं, जैसे कि मम्मी भी किसी से, सफाई वाली आंटी से काम कराती तो उनको तनख्वाह देती है। अगर आप रेंट पे रह रहे हो, किराए पर रह रहे हो, तो आप किराए का पेमेंट करते हो, है ना, लैंडलॉर्ड को। आप बिजली यूज करते हो तो आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हो। आपके घर में टेलीफोन, इंटरनेट लगा है तो आप उसका बिल पे करते हो। आपके घर में पानी की सप्लाई आ रही है तो आप पानी का बिल पे करते हो ना। तो जैसे आपके लिए ये खर्चे हैं, एक्सपेंस है, वैसे ही बिजनेस के भी एक्सपेंसेस है। तो बिजनेस भी बिना एक्सपेंस किए रेवेन्यू नहीं कमाता। तो रेवेन्यू को कमाने के लिए आप एक्सपेंसेस करते हो, रेवेन्यू को कमाने के लिए आप एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है सर। अब आते हैं अकाउंटिंग पीरियड पे। अकाउंटिंग पीरियड का क्या मतलब है बेटे? अकाउंटिंग पीरियड का मतलब यह है कि जब भी हम बिजनेस के रिकॉर्ड बनाएंगे, जब भी हम बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, तो हम नॉर्मली हम उसकी अकाउंटिंग हर वर्ष करेंगे, एवरी ईयर। हर वर्ष हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे, यानी कि एवरी ईयर देयर विल बी अ स्टार्ट एंड एवरी ईयर देयर विल बी एन एंड। जैसे आप अभी 11वीं में आए हो, तो अभी 11वीं का सेशन आपका शुरू हुआ, पूरे साल आप 11वीं पढ़ोगे और फिर पेपर देकर 11वीं खत्म हो जाएगी। फिर 12वीं स्टार्ट होगी, फिर 12वीं पढ़ोगे, पेपर दोगे, 12वीं खत्म हो जाएगी। जैसे आप अपनी पढ़ाई को, आप अपने जीवन को एक एक साल एनालाइज करते हो, सेकंड क्लास पढ़ा, थर्ड क्लास पढ़ी, फोर्थ पढ़ी, फिफ्थ पढ़ी, 10th पढ़ी, 11th पढ़ोगे, 12th क्लास पढ़ोगे। जैसे अपने जीवन को आपने छोटे छोटे भागों में डिवाइड किया है, एक एक साल की अवधि में आपने डिवाइड किया है, वैसे ही जो बिजनेस है ना, उसकी भी लाइफ तो अनलिमिटेड है बिजनेस की, चलता ही रहेगा बिजनेस, तो बंद थोड़ी होता बिजनेस। जो लाइफ है बिजनेस की, उस लाइफ को एनालाइज करने के लिए हमने उसका एक स्टार्ट लिया, उसका एंड लिया। हमने बोला जी हम तो यहां तक इस बिजनेस को चेक करेंगे, यहां तक इस बिजनेस का रिकॉर्ड बनाएंगे, यहां तक इस बिजनेस की प्रॉफिट लॉस चेक करेंगे, यहां तक इस बिजनेस की परफॉर्मेंस देखेंगे, इस पूरे साल बिजनेस की प्रोग्रेस को एनालाइज करेंगे। तो व्हेन ऑल द अकाउंटिंग इज डन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, दैट 1 ईयर इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। जब आप एक साल के लिए 11वीं पढ़ रहे हो, तो 11वीं को एनालाइज कब करेंगे? जब साल खत्म हो जाएगा, तब देखेंगे तुमने पूरे साल क्या प्रोग्रेस करी, क्या कमाया, क्या गवाया, कितने नंबर आए, कितने नहीं आए, कौन सी पोजीशन आई, कौन सी नहीं आई, प्रोग्रेस चेक करेंगे तुम्हारी। वैसे ही एक बिजनेस को एक साल एनालाइज करते हैं, उसके रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उसकी अकाउंटिंग करते हैं, उसका प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, उसकी प्रोग्रेस को एनालाइज करते हैं, इस एक साल के लिए। इस एक साल को बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। अब जरूरी नहीं है कि ये अकाउंटिंग पीरियड सिर्फ एक साल ही हो, ये कम भी हो सकता है। तुम्हारे भी तो हर क्वार्टर में पेपर होते हैं, हाफ ईयरली पेपर होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं। तुम्हारी भी तो परफॉर्मेंस को हर वीकली चेक किया जाता है, हर क्वार्टर में चेक किया जाता है, हर हाफ ईयरली चेक किया जाता है, फिर एनुअली चेक किया जाता है। ऐसे ही बिजनेस की अकाउंटिंग जरूरी नहीं कि पूरे एक साल की इकट्ठे देखी जाए, इसकी अकाउंटिंग भी क्वार्टर वाइज की जा सकती है। तो दिस क्वार्टर कैन ऑल्सो बी एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली एक साल का होता है, एक साल से ज्यादा का नॉर्मली होता नहीं है। एनालाइज करने के लिए एक साल की अकाउंटिंग ली जाती है। अब एक साल भी हो सकता है अकाउंटिंग पीरियड, एक साल से छोटा 6 महीने का भी हो सकता है, छोटा 3 महीने का भी हो सकता है, और छोटा मंथली भी हो सकता है, और छोटा वीकली भी हो सकता है, और छोटा डेली भी हो सकता है। रोज परफॉर्मेंस चेक कर लो, रोज प्रोग्रेस को चेक कर लो, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। सो अकाउंटिंग पीरियड इज द पीरियड फॉर विच
अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स विल बी मेंटेन्ड एंड प्रिपेयर्ड एंड द रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड और ऑब्टेन्ड। 1 साल की परफॉर्मेंस को चेक करना, 1 साल का अकाउंटिंग पीरियड। 3 महीने की परफॉर्मेंस को चेक करना, 3 महीने का रिकॉर्ड बनाना, 3 महीने का अकाउंटिंग पीरियड। इसी तरह से 6 महीने, इसी तरह से 1 साल। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट का मतलब क्या, अभी मैंने तुम्हें बताया रेवेन्यू में से अगर मैं एक्सपेंस को घटा दूं, जैसे 100 रुपए का पेन था जो मैंने बेचा सेल प्राइस, और इसकी कॉस्ट प्राइस 80 रुपए थी, तो एक पेन को अगर 100 रुपए में बेचा और 80 की उसकी एक्सपेंस था, कॉस्ट था, तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना था, 20 रुपए। इसे बोलते हैं प्रॉफिट। सो व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एंड अबव योर कॉस्ट। मैं पूरे साल में कितनी रेवेन्यू जनरेट करता हूं, उसमें से मैंने कितना खर्चा पे कर दिया वो माइनस कर दूं, तो बचा हुआ मेरा क्या है, प्रॉफिट। बचा हुआ मेरा क्या है, प्रॉफिट। सर इसको समझाना एक बार। बेटे मैं अभी समझाता हूं एग्जाम्पल। आओ जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। बेटे देखो, मान लो एक स्टूडेंट मुझे 1000 रुपए पे करता है, ठीक है। मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं, एक स्टूडेंट तूने मुझसे पढ़ना है, 1000 रुपए देने पड़ेंगे, पूरा साल पढ़ाऊंगा 1000 रुपए में। स्टूडेंट कहता हाँ सर 1000 रुपए दे देंगे, पढ़ा दो। बेटे मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया, तो 100 बच्चों को पढ़ाया और हर बच्चे ने अगर 1000 रुपए दिए मुझे, तो इसका मतलब मैंने 1 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया। मैंने सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ सर्विसेज से 1 लाख रुपए रेवेन्यू जनरेट किया। लेकिन ये रेवेन्यू मेरी इनकम नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। ये देखकर मैं खुश नहीं हो सकता। मैं अपनी बीवी बच्चों को ये नहीं कह सकता कि देखो देखो मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, आओ ऐश करें 1 लाख रुपए से। नहीं बेटे, ये मेरी कमाई नहीं है, ये मेरा प्रॉफिट नहीं है, ये तो मेरे हाथ में पैसे आए हैं, ये तो रेवेन्यू है। अभी मैंने इसमें से एक्सपेंसेस भी तो माइनस करने हैं। सर आपका कौन सा एक्सपेंस है ना बेटे? बिजली, पानी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, वाटर, इंटरनेट, स्टाफ, सैलरी, है ना, प्रिंटिंग, किताबें, नोट्स की चेकिंग, बहुत कुछ है। एडिटर, नोट्स मेकिंग वाला बंदा, टेस्ट एनालिसिस वाला बंदा, तो मेरे भी तो बहुत सारे खर्चे हैं। क्या समझते हो तुम? तो मैं अगर अपने 80,000 के पूरे साल के खर्चे माइनस कर दूं, तो जो बचा है मेरे पास वो है बेटे मेरा प्रॉफिट। अब मैं अपनी बीवी बच्चों को बुलाऊंगा, मैं बोलूंगा ये देखो मैंने 1 लाख रुपए जनरेट की थी रेवेन्यू, कमाई आए थे, मेरे पास पैसे आए थे, लेकिन मैंने उसमें से 80,000 तो खर्च ही कर दिए। 1 लाख कमाने के लिए मैंने 80,000 रुपए का खर्चा किया, तो मेरे हाथ में बचा क्या, 20,000 रुपए का प्रॉफिट। इसे बोलते हैं प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड आता है गेन। नेक्स्ट वर्ड आता है बेटे गेन। ठीक है, थोड़ी देर और बस। नेक्स्ट इज गेन। गेन का मतलब क्या है बेटे? जैसे प्रॉफिट आप बिजनेस करके कमाते हो, रोज आ रहे हो, रोज बच्चों को पढ़ा रहे हो, रोज मेहनत कर रहे हो, उससे आप साल के एंड में बताओगे, पूरे अकाउंटिंग पीरियड 1 साल बाद बताओगे कि आपने पूरा साल में कितना प्रॉफिट कमाया। वो प्रॉफिट होता है। गेन होता है उन इवेंट से, उन घटनाओं से, उन ट्रांजैक्शन से जहां पर आप एक्टिवली बिजनेस नहीं कर रहे, पर इंसिडेंटल इवेंट रिलेटेड टू द बिजनेस हो रहा है। जैसे कि मान लो मैंने ये 20,000 का प्रॉफिट कमाया था, पूरे साल मेहनत करके पढ़ा के बच्चों को मैंने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। मैंने 20,000 का प्रॉफिट ना अपनी बीवी को दे दिया। मैंने कहा बीवी ये पकड़ 20,000 रुपए, जा गोल्ड खरीद लेना इससे। बीवी बड़ी खुश हुई। बेटे वैसे तो मैं उसको कुछ नहीं देता, पर वो इस बार बड़ी खुश हुई, कहती मैं गोल्ड खरीद के लेके आऊंगी, 20,000 रुपए का गोल्ड खरीद के लेके आऊंगी। मैंने कहा ये पकड़ 20,000, ले जी ले अपनी जिंदगी, खरीद ले गोल्ड। वो चली गई, वो 20,000 रुपए का गोल्ड खरीद के लेके आ गई। बेटे गोल्ड 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, गोल्ड खरीद के लेके आ गई 20,000 रुपए का। ठीक है, वो गोल्ड बेटे उसने अपने पास रख लिया।
ऐसे ही रखा हुआ है उसने, ऐसे ही। कल मेरे को बीवी ने पता क्या बताया, ए जी सुनते हो, वो जो आपने 20,000 रुपए मुझे दिए थे ना, मैंने उससे गोल्ड खरीदा था। मैंने कहा हाँ हाँ, तूने तो गोल्ड खरीदा था, पता है मुझे, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तूने गोल्ड खरीदा था 20,000 का, बताया था तूने मुझे। क्या हुआ? कहते वो गोल्ड ना मैंने आज बेच दिया। बेटे मेरी शक्ल उतर गई। मैंने कहा खरीदी हुई चीज बेच दी? कहती हाँ, मैंने वो 20,000 वाला गोल्ड बेच दिया। कहती आपको पता है 20,000 वाला गोल्ड 1 लाख रुपए में बिका है, 80,000 का प्रॉफिट हो गया। कहती 20,000 वाला गोल्ड आज 80,000, आज 1 लाख में बेच दिया, तो कहती 80,000 का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा नहीं, 80,000 का गेन हो गया। मैंने कहा तू कौन सा कोई धंधा कर रही है, तू कौन सा कोई बिजनेस चला रही है, तू सिंपल सा क्या, तूने ऐसा क्या किया, तूने तो 20,000 का गोल्ड कर रख के अपने पास भूल गई ना, तूने कोई काम थोड़ी किया उसके ऊपर। वो तो अपने आप मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है, डिमांड सप्लाई का खेल, दुनिया में नए नए चीजें होती रहती हैं, उस काम से तूने जो पैसे कमाए हैं वो तेरा गेन है, प्रॉफिट नहीं है। सो बेसिकली गेन होता है जैसे जमीन खरीद के जमीन को महंगे दाम में बेच दिया, तो जो मुनाफा हुआ उस मुनाफे को हम गेन बोलते हैं। है तो प्रॉफिट ही बेटे। आपके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, वो कोर्ट केस आप जीत गए, आपको मुनाफा हो गया। आपने कोई एसेट खरीदा था, गोल्ड, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, कार, महंगे में बेच दी, गेन। तो बेसिकली गेन प्रॉफिट ही है, पर प्रॉफिट को हम बिजनेस एक्टिविटी से कमाए हुए पैसे को प्रॉफिट बोलते हैं। द इनकम जनरेटेड फ्रॉम एक्टिव बिजनेस इज प्रॉफिट, बट एनी प्रॉफिट अर्न फ्रॉम एनी एक्टिविटी विच इज इंसिडेंटल टू द बिजनेस, जहां पर नॉर्मली आपका कोई योगदान नहीं होता। जमीन खरीदी, 10 साल रखी, जमीन करोड़ों में बेच दी, मुनाफा हो गया, गेन हुआ, कैपिटल गेन हुआ, ऐसे बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट। सर फिर लॉस क्या है? बेटे उल्टा, जैसे हमने बोला रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दो तो प्रॉफिट हो जाएगा, वैसे ही अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो लॉस हो जाएगा, है ना। मैंने 1 लाख रुपए बच्चों से फीस कमाई, तो मेरा रेवेन्यू कितना है? 1 लाख। लेकिन बेटे बच्चों को पढ़ाने में खर्चा इतना सारा हो गया, खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपए का। तो मैंने पैसे जनरेट किए 1 लाख, लेकिन उस पैसे को जनरेट करने में खर्चा लगा दिया 1.5 लाख, तो बेटे मुझे 50,000 रुपए का क्या हो गया? लॉस। सो व्हेन द एक्सपेंसेस आर मोर देन योर रेवेन्यूज, जब आपके खर्चे आपकी कमाए हुए पैसे से ज्यादा होते हैं तो आपको लॉस हो जाता है। ठीक है ना, लॉस हो जाता है। अब ये लॉस और भी बड़े सारे तरीके से हो सकता है, जैसे कि आग लग गई, चोरी हो गई, है ना, एक्सीडेंट हो गया, तो भी तो लॉस होता है। मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस हो जाएगा, सारा कुछ सड़ गया, लॉस हो गया। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लॉस हो गया। मेरे घर पे चोरी हो गई, लॉस हो गया। तो ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। ठीक है ना। हाँ, और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ड्राइंग्स के ऊपर। ड्राइंग्स, बिजनेस और बिजनेसमैन थे ना, ये दो व्यक्ति, बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति विशेष हैं। एक तरफ बिजनेस है, एक तरफ बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन ने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसे हम कैपिटल बोलते थे। तो मैंने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, मैंने 1 लाख रुपए बिजनेस में निवेश किए। क्या सोच के बेटे पैसा मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं? यही तो सोचता हूं ना कि बिजनेस अच्छा चलेगा, बिजनेस फल फूलेगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करेगा। बेटे जब बिजनेस ही सब प्रॉफिट जनरेट करेगा तो मैं क्या करूंगा? बेटे आप यहां से कुछ पैसा अपने घर भी तो लेके जाओगे, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ पैसा यहां से घर भी तो लेके जाओगे। सारा पैसा तो बेटे धंधे ने कमाया,
आप दुकान पर बैठे रहते हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, पैसा आता है पैसा जाता है, पैसा आता है पैसा जाता है, पैसे कमाते हो पैसे गवाते हो, पैसा कमाते हो पैसे खर्च करते हो, एंड में आपके पास कुछ पैसे पड़े होते हैं ना गल्ले के अंदर, बॉक्स के अंदर। बीवी का फोन आ जाए, घर से बच्चों का फोन आ जाए, माँ बाप बुला लें, तो बेटे आप घर कुछ पैसे नहीं लेके जाओगे? रोज आओगे खाली हाथ, जाओगे खाली हाथ, तो बेटे क्या कर रहे हो दुकान में बैठ के? लानत है तुम्हारे ऊपर, कर क्या रहे हो तुम दुकान में? तो बिजनेस प्रॉफिट जनरेट करता है, बिजनेस इनकम जनरेट करता है, बिजनेस कमाई करता है, लेकिन बेटे बिजनेस तो नॉन लिविंग है। बिजनेस का कोई घर बार थोड़ी है, बिजनेस का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, बिजनेस का कोई बीवी बच्चे थोड़ी है। बीवी बच्चे तो बिजनेसमैन के हैं, रिश्तेदार तो बिजनेसमैन के हैं, घर परिवार तो बिजनेसमैन का है। तो जो पैसा बिजनेस कमाता है, अल्टीमेटली उस पैसे को बिजनेसमैन अपने घर ले जाता है। कभी बीवी बच्चों को घुमाने के लिए, शॉपिंग कराने के लिए, उनके ज़रूरतों के लिए, घर में शादी है, बच्चों की पढ़ाई है, कोई रिश्तेदार आ गए, फेस्टिवल है ना, एनिवर्सरी आ गई, बर्थडे आ गया। तो जब बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसे विड्रॉ करता है, चाहे वो कैश विड्रॉ करे, चाहे वो कोई चीज विड्रॉ करे, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स क्या है? जब बिजनेसमैन अपने निजी पर्पस के लिए, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने प्राइवेट लाइफ को चलाने के लिए, अपने घर परिवार के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल के, बिजनेस में से चीज निकाल के अपने घर ले जाए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो मेरी दुकान है, मैंने आटे की बोरी घर ले गया, चीनी की बोरी घर ले गया, चावल घर ले गया, कोक पेप्सी घर ले गया, चिप्स चॉकलेट घर ले गया, पैसे भी ले गया 5-7 हज़ार रुपए। मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने सामान भी ले गया, मैं कैश भी ले गया, तो मैं ड्रॉइंग्स ले गया, मैंने ड्रॉइंग्स करी, मैं घर ले गया पैसे, ड्रॉइंग्स करी। ओके, नेक्स्ट आता है गुड्स। गुड्स की बात तो मैं समझा सकता हूं। ये देखो इतने सारे दुकान है, इस दुकान में गुड्स पड़े हैं, वाह जी वाह। आप किराने की दुकान में जाओ, आपको जो कुछ दिख रहा है गुड्स है। आप वॉलमार्ट जाओ, बेस्ट प्राइस जाओ, रिलायंस रिटेल के स्टोर पर जाओ, डी मार्ट जाओ, आप अपनी पड़ोस वाली दुकान में जाओ, आपको कितना सारा सामान दिखता है। बेटे जो सामान आपको दिख रहा है ना, उसको गुड्स बोलते हैं। तो गुड्स बेसिकली वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं जो हमने बेचने के लिए रखी हुई हैं। गुड्स वो सारी चीजें हैं जो हमने बेचने के लिए रखी हुई हैं। तो हमारी दुकान में आटा दाल चीनी चावल पड़ा है, ये क्या है? गुड्स। एक स्टेशनरी की दुकान में बुक्स पड़ी हैं, स्टेशनरी आइटम्स पड़ी हैं, कॉपी पड़ी हैं, पेन पड़े हैं, रजिस्टर पड़े हैं, क्या है? गुड्स, बेचने के लिए रखे हैं। आप एक फर्नीचर की दुकान में चले जाओ, वहां पर टेबल चेयर सोफा बेड, ये क्या है? गुड्स, बेचने के लिए रखे हैं। आप एक गाड़ी वाली कंपनी की शोरूम में चले जाओ, वहां पर गाड़ियां पड़ी हैं, वो बेचने के लिए रखी हैं। वो क्या है? गाड़ियां क्या हैं? गुड्स। आप एक कपड़े की दुकान में चले जाओ, वहां पर शर्ट्स पड़ी हैं, टी शर्ट्स पड़ी हैं, पैंट पड़ा है, सूट पीस पड़े हैं, कोट पड़ा है, ये क्या है? गुड्स। समझ रहे हो? तो जब हम ये बोलते हैं कि किसी भी बिजनेस में कोई सामान बेचने के लिए रखा हुआ है, उसको बोलते हैं गुड्स। द गुड्स आर दी थिंग्स, प्रोडक्ट्स विच आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। जो सामान आपने बेचने के लिए रखा है उसको गुड्स बोलते हैं। आई बात समझ में? और गुड्स एसेट हैं बिजनेस के। ऐसा नहीं है कि गुड्स एसेट नहीं है। मेरी चीज है, मेरी दुकान में पड़ी है, बेचूंगा तो पैसा कमाऊंगा, इसका मतलब वो सामान एसेट है, स्टॉक एसेट है। तो गुड्स इज द स्टॉक एसेट। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट आते हैं डेटर्स के ऊपर। बस 2 बातें रहेगी बेटे, उसके बाद हम छुट्टी करेंगे। आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं, इसको खींचेंगे। फिर एक और लेके आऊंगा आपके लिए सेशन, जिसमें मैं आपको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग सिखाऊंगा। आज तो बेसिक टर्म सिखा रहा हूं, आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इसके बाद आपको मैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, यानी कि अकाउंटिंग करते कैसे। ठीक है, वो भी अभी आएगा थोड़े दिनों में। डेटर्स कौन होते हैं और फिर आता है क्रेडिटर कौन होते हैं।
तो एक होते हैं डेटर, एक होते हैं क्रेडिटर। आओ इस बात को समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। डेटर कौन होते हैं और क्रेडिटर कौन होते हैं? देखो, मैं कहता हूं यहां पर है राम और यहां पर है मोहन। छोटा एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, ज्यादा बड़ा नहीं है। राम बेटे मोहन को कोई सामान बेचता है। राम ने सेल करी 10,000 रुपए की मोहन को, तो राम कौन हो गया? सेलर। मोहन कौन हो गया? बायर। राम ने सामान बेचा, राम है सेलर। मोहन ने सामान खरीदा, मोहन है बायर। तो सेलर बायर। ठीक है बेटे, मोहन ने राम को पैसे नहीं दिए। मोहन ने यह कहा कि आई विल पे 10,000 आफ्टर 1 मंथ। मोहन ने राम को बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 महीने के बाद पैसे दूंगा, आज नहीं दे सकता पैसे। तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन उधार की ट्रांजैक्शन है। याद रखना, ये ट्रांजैक्शन एक उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है सर, याद रखना बेटे इसको, ये एक उधार की ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो राम ने जब मोहन को सामान बेचा 10,000 का, मोहन ने राम को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 महीने के बाद दूंगा। ये एक उधार की ट्रांजैक्शन है। उधार की ट्रांजैक्शन के अंदर कभी भी पैसों का हिसाब किताब खत्म नहीं होता। अभी हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है, ये एक ओपन ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन क्लोज नहीं हुई है, ये ट्रांजैक्शन सेटल नहीं हुई है, इनके बीच में हिसाब खत्म नहीं हुआ है। अब बेटे किसने पैसे लेने हैं? लेने किसने हैं पैसे? राम ने। तो राम है क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? जिसने पैसे लेने हैं फ्यूचर में। क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर इज द पर्सन हु हैज टू गेट मनी इन फ्यूचर फ्रॉम सम अदर पर्सन। तो राम एक ऐसा व्यक्ति है जिसे फ्यूचर में मोहन से पैसे लेने हैं। तो राम इज द क्रेडिटर ऑफ मोहन। तो मैं क्या लिखूंगा? राम इज द क्रेडिटर ऑफ मोहन। खत्म। अब आ जाते हैं बेटे मोहन पर। मोहन कौन है? मोहन वो व्यक्ति है जिसने पैसे देने हैं। तो मोहन इज द डेटर। डेटर। डेटर कौन होता है? डेटर वो होता है जिसने पैसे देने हैं फ्यूचर में। देने हैं ना उसने पैसे, किसको देने हैं? राम को। तो मोहन राम का डेटर है। तो क्या लिखेंगे? मोहन इज द डेटर ऑफ राम। तो एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर होते हैं, एक दूसरे के डेटर क्रेडिटर होते हैं। तो डेटर क्रेडिटर एक रिश्ता है, जैसे बायर सेलर रिश्ता है ना, टीचर स्टूडेंट रिश्ता है ना, वैसे डेटर क्रेडिटर एक रिश्ता है, लेन देन का रिश्ता। तो जब तक राम को पैसे नहीं मिलेंगे, राम मोहन का क्रेडिटर, और जब तक मोहन राम को पैसे नहीं दे देगा, मोहन राम का डेटर। जिस दिन बेटे मोहन 1 महीने के बाद अगर मोहन ने राम को पैसे दे दिए, उस दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उस दिन ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उस दिन राम क्रेडिटर नहीं रहेगा और उस दिन मोहन डेटर नहीं रहेगा। उस दिन ये रिश्ता समाप्त हो जाएगा, उस दिन लेन देन खत्म हो जाएगा। आती है आपको बात समझ में? ऑल राइट। तो बेटे आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कराने को तो बहुत कुछ है, पर इस 1-1.5 घंटे में मैं ज्यादा कुछ करा नहीं सकता आपको और ज्यादा। आज जितनी मैंने टर्म्स आपको करानी थी वो टर्म्स मैंने आपको सारी करा दी हैं। आज जो बेसिकली हमने किया ना, वो बेसिक टर्म्स की हैं।
बेसिक टर्म्स। अब इसके अगला जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा, एक अगला जो लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें मैं आपको अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का प्रोसेस समझाऊंगा कि जब हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं तो रिकॉर्ड्स कैसे बनाते हैं, कैसे अकाउंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, कौन से रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग करते हैं, कैसे जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये सब कुछ करने के लिए हमारे को डबल एंट्री बुक कीपिंग समझना पड़ेगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो अब इस बेसिक टर्म से आपको ना एक स्टार्ट मिल गई है। अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सारा कुछ समझाना शुरू करूंगा। तो आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर मुझे बताना। और आपके पास ये बेटे स्कैन कोड्स हैं हमारे चैनल के, ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप के हमारे ग्रुप्स हैं, आप इसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। जब भी जो भी लेक्चर आना होगा वो आपको अपडेट मिलती चली जाएगी। मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा। अच्छा लगा तो बेटे ज़रूर बताना कि हाँ सर बहुत अच्छा लगा और वेट कर रहे हैं हम आपके अगले लेक्चर के लिए। अगर आपको बुरा लगा होगा तो बेटे फिर मत बताना वैसे बुरा लगा नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं और मैं आपसे अगले लेक्चर में पक्का मिलूंगा, डोंट वरी। और जो सिलसिला मैंने शुरू कर दिया, अब ये पूरा सिलसिला एंड तक लेके चले जाएंगे जब आपका 11वीं का पूरा सिलेबस खत्म नहीं होता तो, ठीक है। तो इसी चैनल पे बेटे ऐसे बने रहो, प्यार मोहब्बत बरसाते रहना और वेट करते रहना अगले टीचर की भी और मेरी भी वेट करना, क्योंकि हर टीचर हर सब्जेक्ट को आपको यहाँ पर वन शॉट की सीरीज के थ्रू पढ़ाता रहेगा, ठीक है। ये हमारा प्रॉमिस है। बस आप ये वादा करो कि आप पढ़ोगे मन लगाकर और पूरी मेहनत और ईमानदारी से तैयारी करोगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।